नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब जीवों का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले बात यह आती है कि जीवों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, वर्गीकरण आवश्यक क्यों है। तो वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है कि हम जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन करने वाले हैं और जीवों का अध्ययन करें उससे पहले हम जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। और बांटेंगे कैसे? समानता के आधार पर। समानता और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जीवों का वर्गीकरण जरूरी है। यदि हम एक एक जीव का अध्ययन करना चाहें, पहले इसका किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर इतने सारे जीव है कि हम इनका अध्ययन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, जो समानता रखने वाले जीव है उनको अलग वर्ग में डाल दिया और उस वर्ग में से किसी एक जंतु को उठाकर उसका अध्ययन किया तो पूरे वर्ग का अध्ययन हो जाएगा। पूरे वर्ग के जितने भी जीव है सभी जीवों का नॉलेज हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें अध्ययन की दृष्टि से जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटकर अध्ययन करना होता है। अध्ययन के लिए जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटना जरूरी होता है। अब जीवों को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं अरस्तु जो वैज्ञानिक है ये जीव विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। क्यों है? क्योंकि अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इस कारण से अरस्तु को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अरस्तु है इसने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का कार्य किया, इसलिए अरस्तु को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसी वजह से अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अब अरस्तु ने जब वर्गीकरण किया तो कैसे किया? अरस्तु ने जब वर्गीकरण किया तो समस्त जीवों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों के अंदर बांटा, पादप और जंतु। पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव थे अरस्तु ने क्या किया, इन जीवों को दो भागों में बांटा, पौधे और जंतु। इसमें आएंगे प्लांट, इसमें आएंगे एनिमल्स। अब जो पादप है इन पौधों को अरस्तु ने फिर आगे तीन भागों में बांटा। बिल्कुल छोटे पौधे, थोड़े मीडियम वाले और बड़े। ठीक है, तो सबसे जो छोटे हैं इनको बोला गया शाक, थोड़े बड़े हैं इनको बोला गया झाड़ी और सबसे ज्यादा बड़े हैं उनको वृक्ष कहा जाता है। इस तरह से अरस्तु के द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, पादप को तीन भागों में बांट दिया और जंतुओं को दो भागों में बांटा। जंतुओं को दो इस तरह से बांटा कि ऐसे जंतु जिनमें लाल रंग का रुधिर पाया जाता है या दूसरे जंतु जिनमें लाल रंग का रुधिर नहीं पाया जाता है। अलग अलग वर्गों में बांटा। इनेमा और इनेमा, ये दो वर्ग हो गए। जो जंतु है इनको दो भागों में बांट दिया। इसमें जो रक्त है वो लाल रंग का नहीं था, ए का मतलब एब्सेंट। इनमें जो रक्त है वो लाल रंग का पाया जाता है। अब ऐसे जंतु जिनमें रुधिर लाल रंग का नहीं है, इसके उदाहरण, यदि इसके उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आते हैं स्पंज, समस्त कीट और तारा मछली।
ये है वो ऐसे उदाहरण है जिनमें लाल रंग का रुधिर नहीं पाया जाता है। बाकी जितने भी हम उदाहरण देख रहे हैं सब में लाल रंग का रुधिर पाया जाता है। मनुष्य इसके अंदर आएगा, मनुष्य है वो इन्हीं माह के अंदर आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने ये बातें बता दी, लेकिन कहीं इसका विधिवत वर्णन है वो इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हालांकि कैरोलस लीनियस ने भी दो वर्गों में बांटा, पौधे और जंतु, लेकिन व्यवस्थित रूप से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है उसके अंदर लिखा। इसलिए व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत करने के कारण इसको है वो आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब इन्होंने जीवों का वर्गीकरण जब प्रस्तुत किया तो इसको कितने भागों में बांटा? वही दो भागों के अंदर बांटा, पादप, पादप जगत और जंतु जगत। कुल मिलाकर जितने भी जीव थे इन जीवों को दो जगत में बांटा, इसलिए इसे द्विजगत पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति या प्रणाली, मतलब दो जगत, जीवों को दो भागों में बांटा, इसलिए इसको द्विजगत वर्गीकरण पद्धति या द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। अब देखिए कैरोलस लीनियस ने यह वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, दो जगत बता दिए, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या हो गई? इसमें यह प्रॉब्लम आई कि कुछ ऐसे जंतु थे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब उनको पादप जगत में रखें या जंतु जगत में रखें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्योंकि कुछ ऐसे जंतु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं लेकिन है जंतु, अब उनको जंतु में रखें या फिर पादप में रखें। क्यों? क्योंकि पादप है, इनका स्पेशल लक्षण है प्रकाश संश्लेषण करना। अब प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से उनको इसमें रखना चाहिए, और जंतु है इसलिए उनको इसमें रखना चाहिए। अब समस्या क्रिएट हो गई। इसके अलावा दूसरी समस्या हो गई कि एक कोशिकीय जीव है, उसको इसमें रखें या इसमें रखें। एक कोशिकीय जीव, उसमें पौधे भी थे, जंतु भी थे, या इसके साथ में रखें। तो प्रॉब्लम थी कि प्रकाश संश्लेषी जीव, अब ये खोज का कार्य जारी था, धीरे धीरे ऐसे जंतु, ऐसे पौधे सामने आते रहे, तो प्रकाश संश्लेषी जीवों को कहां रखा जाए। और दूसरी समस्या थी कि एक कोशिकीय जो जीव है उनका क्या किया जाए। ये हमारे सामने छुटपुट दो प्रॉब्लम थी। तो अब कैरोलस लीनियस ने तो अपना वर्गीकरण दे दिया, दो जगत। अब ऐसे जीवों को न इसमें रख सकते हैं और न ही इसमें रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल, इसको हक्कल भी लिखते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो समस्या है या इस समस्या का समाधान है वो हक्कल नामक वैज्ञानिक ने किया। अब हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने इस समस्या का समाधान करके क्या कहा कि समस्त जीवों को दो नहीं बल्कि तीन जगत में बांटा जाए। कितने जगत में? तीन जगत में बांटा जाए। तो इसने जो वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की उसमें कितने जगत थे? तीन। इसलिए इसको त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली बोला जाता है। त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। अब हम ये कहें त्रिजगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? तो हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। अब इसमें तीन जगत कौन से हैं बात करते हैं। तीन जो जगत है उसके बारे में, दो जगत तो पहले वाली है,
तीसरा जगत कौन सा दिया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जगत इन्होंने दिया प्रोटिस्टा। तीसरे जगत का नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा। और बाकी वाले जगत है पादप जगत मतलब प्लांटी, और ये जंतु जगत का मतलब एनिमेलिया। ये जंतु जगत, ये पादप जगत, और ये कौन सा दे दिया? प्लांटी। अब इसमें बताइए, इसमें जंतु आ गए, इसमें पौधे आ गए, इसमें किसको रखेंगे? इसमें ये जो समस्याग्रस्त थे, समस्याग्रस्त जो जीव थे वो इसमें डाल दिए। कौन से डाल दिए? इसमें जो प्रकाश संश्लेषी जीव थे। कौन से इसमें आ गए? प्रकाश संश्लेषी जीव, मतलब जो जंतु प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। दूसरा, जो एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव, इनको क्या किया? प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। अब इनको प्रोटिस्टा में डाल दिया तो इस समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन जब जब इन्होंने काम किया तब तक आगे खोज जारी थी, आगे से आगे जो नॉलेज है वो बढ़ रहा था। ऐसी कंडीशन में अब हमारे सामने एक और समस्या आ गई कि कुछ ऐसे जीवों की खोज हो गई जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं थी। क्या नहीं था? स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं थी। दूसरा, झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी नहीं थे। झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी नहीं थे। कोशिकांग भी नहीं थे, तो इन जीवों को कहां रखा जाए? जिस तरह से इस समस्या का समाधान तो हक्कल ने कर दिया, अब हक्कल ने जो 3 जगत प्रस्तुत किए, इसके बाद में भी यह समस्या सामने आ गई, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं हो या फिर झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं हो, तो ऐसे जंतुओं को, ऐसे जीवों को कहां रखा जाए? कॉपलैंड ये 1956 के अंदर आते हैं, और हक्कल ने जो वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की उसमें जो कमी रह गई थी उसको पूर्ण करने का कार्य किया। और इन्होंने कहा कि ऐसे जंतु जिनमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं है, उनको एक अलग जगत में डाल दिया जाए। और इन्होंने ये कहा कि जीवों का वर्गीकरण या जीवों के वर्गीकरण के अंदर 3 जगत नहीं होकर कितने जगत? 4 जगत। तो कॉपलैंड ने 4 जगत के बारे में बताया, तो इसको चतुर जगत, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। तो एग्जाम में सवाल आ जाए, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी? कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने। कब दी? 1956 के अंदर। अब इसमें 4 जगत कौन से हैं? 4 जगत देखिए, 3 जगत तो वही पहले वाले हैं। कौन से? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। 3 जगत ये तो पहले से ही है। इन्होंने जो चौथा जगत दिया उसका नाम है मोनेरा। क्या नाम है? मोनेरा। और बाकी वाले तो वही है, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से कॉपलैंड ने जो बताया कि 4 जगत ये होते हैं। अब इसमें ये स्थिति पहले से क्लियर है। इसमें तो जंतु आएंगे, इसमें पादप आते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव जो हक्कल ने बताया था, एक कोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय जीव इसमें आ जाएंगे। अब मोनेरा के अंदर कौन से आएंगे? इसमें वो आएंगे जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली और झिल्लीबद्ध और झिल्लीबद्ध कोशिकांग जिसमें नहीं पाए जाते हैं, वो जीव झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उन जीवों को मोनेरा के अंदर रखा गया। अब देखो, कॉपलैंड ने कह दिया 4 जगत पाए जाते हैं या जीवों को 4 जगतों में बांटा जाता है या 4 जगत में बांट दिया। अब इनके सामने एक और समस्या खड़ी हो गई कि कुछ जीव ऐसे हैं जो मृतपोषी है। कैसे हैं?
मृतपोषी है। मृतपोषी का मतलब है सड़े गले जो मृत अवशेष है उनसे अवशोषण की विधि के द्वारा भोजन प्राप्त करना। सड़े गले मृत अवशेषों से, मृत अवशेषों से अवशोषण के द्वारा भोजन प्राप्त करना। अब ऐसे जीवों को किसमें रखा जाए? और समस्या खड़ी हो गई कि इसमें तो बता दिया, इसमें जंतु आएंगे, इसमें पौधे आएंगे, इसमें एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी आएंगे, इसमें केंद्रक झिल्ली और झिल्लीबद्ध कोशिका नहीं है वो आएंगे। अब समस्या खड़ी हो गई कि मृतपोषी जो जीव है इसको किसमें रखा जाए? R.H. विटाकर 1969 में ये वैज्ञानिक आते हैं और ये बताते हैं कि समस्त जीवों को 4 नहीं बल्कि 5 जगत में बांटा जाए। तो इन्होंने कितने जगत में बांटा? 5 जगत में बांट दिया और इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की गई इसको पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की? R.H. विटाकर ने। कब प्रस्तुत की? 1969 के अंदर। वर्तमान में यह जो वर्गीकरण पद्धति है यह सर्वमान्य है। वर्तमान में सर्वमान्य वर्गीकरण प्रणाली किसे माना जाता है? R.H. विटाकर के द्वारा प्रस्तुत पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली को माना जाता है। अब देखिए इसमें 5 जो जगत है, 5वां जगत इन्होंने जो बताया कि मृतपोषी जीवों को किसमें रखा जाए, तो मृतपोषी के लिए एक इन्होंने जो जगत बनाया 5वां, उस जगत का नाम था कवक जगत। क्या नाम था? कवक या फंजाई। तो R.H. विटाकर के अनुसार कितने जगत हो गए? 5। पहला कौन सा? मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में कवक, उसके बाद में प्लांटी और एनिमेलिया। इस तरह से R.H. विटाकर ने 5 जगत बताए। अब हम जो 5 जगत है इनका तुलनात्मक अध्ययन एक टेबल बनाते हैं, उसमें 5 जगत के जो इंपॉर्टेंट लक्षण है वो आ जाएंगे। देखो यहां पर लिख देंगे एनिमेलिया, यहां आ जाएगा प्लांटी, यहां हम लिख लेंगे फंजाई, यहां आ जाएगा प्रोटिस्टा, यहां आ जाएगा मोनेरा और यहां आ जाएंगे हम जिस लक्षण को लेना चाह रहे हैं वो। अब देखो सबसे पहले लक्षण में लेते हैं कोशिका का प्रकार। कोशिका प्रकार मतलब कोशिका उसमें कैसी पाई जाती है। तो देखो कोशिका का प्रकार के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जंतु जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा जो है यह प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा बाकी वाले सभी यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक नाम आ गया, इसका मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है क्योंकि यह यूकैरियोटिक है। इसमें केंद्रक झिल्ली
पाई जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तुलनात्मक विवरण। अब ये तो कोशिका का प्रकार हो गया, ये हो गया कोशिका का प्रकार, कोशिका कैसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कोशिकाएं कितनी हैं, कोशिका संख्या, कोशिका संख्या। अब कोशिकाओं की संख्या की बात करें तो मोनेरा के अंदर एक कोशिका होती है, इसलिए ये जीव है वो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिका होती है, इसलिए ये जीव भी एक कोशिकीय होते हैं। फंजाई है वो बहु कोशिकीय होती है, बहु कोशिकीय। फिर ये बहु कोशिकीय, ये बहु कोशिकीय। क्लियर है? कोशिका की संख्या, एक कोशिका है तो एक कोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाएं हैं तो बहु कोशिकीय। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कोशिकाओं की संख्या हो गई, तो इसमें जो जीव का जो पूरा शरीर होता है इसमें तो कोशिका ही होगी, इसमें तो कोशिका के अंदर समस्त क्रियाएं संपन्न होगी। इसमें है वो कोशिका के अंदर समस्त प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। इसके बाद में जो फंजाई है इसके अंदर कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। प्लांटी के अंदर उत्तक के बाद में अंग बनते हैं। एनिमेलिया के अंदर अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। क्लियर? इस तरह से ये हो गया इसका तुलनात्मक विवरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हम लक्षण लेते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो मोनेरा है, मोनेरा के अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है उसमें सेलुलोज नहीं होता, सेलुलोज नहीं होता। मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन सेलुलोज नहीं होता। प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका भित्ति है वो कुछ में उपस्थित, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सभी में नहीं होती। इसके अलावा जो फंजाई है इसके अंदर कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काइटिन, फंजाई के अंदर या कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। और प्लांटी के अंदर किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। जंतुओं के अंदर यह अनुपस्थित होती है। जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये हो गया नेक्स्ट लक्षण। अब हम इसके बाद में बात करते हैं पोषण के लिए। पोषण कि पोषण है वो किस विधि के द्वारा होता है। मोनेरा के अंदर जो पोषण है वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। मतलब अपना भोजन स्वयं भी बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर भी रहते हैं। ये कि ये कंडीशन इसमें है, ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। फंजाई की बात करेंगे तो ये मृतपोषी होते हैं। प्लांटी स्वपोषी होते हैं और जो एनिमेलिया है वो परपोषी होते हैं। इस तरह से पोषण के आधार पर इनका तुलनात्मक विवरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनन। इसमें है वो जनन कैसे होता है, प्रजनन या जनन। जनन की बात करें तो जो मोनेरा है इसमें जनन है वो संयुग्मन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संयुग्मन के द्वारा होता है। प्रोटिस्टा के अंदर भी संयुग्मन के द्वारा होता है और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इनमें वो निषेचन की क्रिया पाई जाती है। निषेचन, इसमें भी निषेचन और यहां पर भी
निषेचन। इस तरह से इनमें यह पाया जाता है। अब यदि हम इसके उदाहरण देखें, उदाहरण की बात करें तो मोनेरा के अंदर समस्त जीवाणु आते हैं। समस्त जीवाणु को मोनेरा के अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा आदि। फंजाई के अंदर कवक आते हैं इसमें, जैसे अगेरिकस, यीस्ट, हालांकि यीस्ट है वो एक कोशिकीय होती है लेकिन होती कवक है। पादपों की बात करें तो सभी पौधे इसमें आते हैं, और इसमें वो जंतु आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि, घोड़ा, गद्दा, ऊंट, शेर, चीता, सियार, ये सब है वो इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से आज के हम इस वीडियो में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है और इन जीवों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, उसमें क्या कमी रही, उसमें जो मॉडिफिकेशन, जो सुधार है वो किसने किया, फिर नेक्स्ट वर्गीकरण उसकी क्या कमी रही, फिर नेक्स्ट वर्गीकरण फिर उसमें क्या कमी रही, कमी का सुधार होता गया, और एट लास्ट सबसे बाद में या अंत में जो पंच जगत वर्गीकरण पद्धति है जो RH विटाकर के द्वारा 1969 के अंदर प्रस्तुत की गई, जो कि वर्तमान में सर्वमान्य वर्गीकरण प्रणाली है। जो 5 जगत है, हमने 5 जगत का जो अध्ययन है उसको तुलनात्मक रूप से करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन दबाकर नोटिफाई करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही यहां से अपलोड होगा, यदि आपने नोटिफाई कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।